हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर कक्षा 7 की इकाई 1 पॉलिटिकल साइंस सिविक्स को पढ़ाया जा रहा है। आप उसके प्रथम चैप्टर को देखें। इस चैप्टर में हम लोग समानता के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय लोकतंत्र में समानता। और यह जो समानता की बात है आपको कुछ कहानियों के माध्यम से समझाई जाएगी कि समानता और असमानता क्या है और हमारे संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपका पहला चैप्टर है समानता और यह चैप्टर शुरू होती है एक कहानी से, जो कहानी है वोट डालने वाले लोगों की लाइन, मतलब अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने वाले, मतदान करने वाले लोगों की लाइन है। और इस लाइन में आप देख सकते हैं कि छोटे लाल किसान, मंजीत कौर, तेजा सिंह व्यापारी, गिरीश राव, कांता देवी घरेलू कामगार जो घरों में काम करती हैं, और सुजाता कुमारी घरेलू कामगार, ये दोनों शामिल है। मतलब कि इस लाइन में आपको हर कैटेगरी के लोग, किसान, शिक्षिका, व्यापारी, छात्र, सभी लाइन में लगे हुए दिख रहे हैं। और यहाँ आपको एक तरह की समानता दिख रही है कि जब आपको वोट डालना है तो सब, चाहे किसान हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, छात्र हो या घर में काम करने वाले हो, सब एक साथ लाइन में लगकर वोट डालेंगे। इसी बात को यहाँ कहानी में समझाया गया है कि चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है और इन लोगों को यह फील हो रहा है कि हम लोग जिस लाइन में खड़े हैं उसी लाइन में उस मोहल्ले के बड़े बड़े लोग भी खड़े हैं जिनके घरों में ये काम करने जाती हैं, और इनकी बारी आती है, सभी अपने अपने बारी का इंतजार करते हैं और अपनी बारी पर वोट डालते हैं। और दूसरी बात एक और है, आप यहाँ देख लीजिए, लाइन लगी हुई है। कुछ देर बाद इसमें अब्दुल रहमान, शबनम बानो, बहुत सारे लोग मतलब कि लगे हुए हैं, व्यापारी लोग भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। और उन सब के बीच में घरों में काम करने वाली कांता और सुजाता भी लगी हुई है। और वोट डालकर जाते हुए जिसके घर में ये काम करती हैं तो वो कहते हैं कि बाद में आना कांता, तो ये जी साहब नमस्ते बोलती है। और यहाँ कांता की लड़की गुड़िया बुखार में पड़ी है उसके घर में, उसको अस्पताल ले जाना है, पर वह चाहती है कि पहले साहब के घर काम कर रहा हूँ और काम करने के बाद कुछ पैसे मिलेंगे तो उन पैसों से मैं अपने बच्ची का इलाज करवा लूँगा। उसके बाद वो अपने घर जाती है और कहती है कि यह पी लो, तुमको अच्छा लगेगा, मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे। मतलब वो काम करके कुछ पैसे लेकर आएगी तो इसको अस्पताल में दिखाएगी। और फिर बाहर निकलती है तो देखती है कि इनके मोहल्ले में काफ़ी गंदगी फैली हुई है जिसकी वजह से बीमारियों का घर है। तो ये सोचती है कि यहाँ बीमार तो होना ही है क्योंकि यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा है। अब वो जाती है अपने मालिक के घर में काम करने, तो कहती हैं कि अच्छे से चारों तरफ सफाई करना और बढ़िया से पोंछ पोंछ कर साफ़ करना। और फिर उनको पैसे देती हैं। काम महीना समाप्त हो, माह लगने से पहले, उनका काम पूरा होने से पहले 1 माह का जो पैसा होता है वो पहले ही दे रही थी। तो उनको हिदायत दे रही हैं कि बार बार पहले पैसा मत मांगा करो, इसकी आदत मत बनाओ। तो बोलती है जी मैडम नहीं बनाऊंगी। फिर उस शाम को अपने बेटी को लेकर दुकान में, सरकारी अस्पताल में जाती है जहाँ कि उसको लाइन लगना होता है। लेकिन यहाँ के लाइन में और फिर जो उसका वोट वाली लाइन थी उस लाइन में अंतर है। यहाँ जो भी लोग लाइन में लगे हुए हैं वो लोग गरीब लोग लगे हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग लगे नहीं लगे हुए हैं। तो ये असमानता उसको दिखती है। वोटिंग लाइन में तो उसको समानता दिखती है कि वहाँ समान रूप से सभी लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ देख रही है कि यहाँ अब वो बड़े बड़े लोग लाइन में नहीं हैं जो वोटिंग लाइन में थे। मतलब कि यहाँ असमानता है, यहाँ सिर्फ गरीब ही लाइन में लगते हैं, बड़े लोगों को यहाँ लाइन में लगने की जरूरत नहीं। तो इस वजह से आपको समानता और असमानता दिखाया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समानता और असमानता क्या होता है और आपकी किताब क्या कह रही है। कह रहा है कि भारत एक लोकतंत्रीय देश है, मतलब यहाँ जनता का शासन चलता है, यहाँ कोई राजा नहीं है, जनता ही शासन करती है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। इन सभी बातों को 6 में हमने पढ़ा है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। समानता मतलब बराबरी, सबको बराबर देखा जाना, ये लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र में सभी बराबर होते हैं, जैसे आपने देखा है कि वोट डालने गए हैं तो सबको लाइन में लगना है, सभी बराबर हैं। इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है और इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और यह भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। तो कांता की कहानी हमने आपको बता दिया है किस तरह से वोटिंग लाइन में कांता को सब लग रहा था कि सब बराबर हैं, लेकिन जब वो इलाज करवाने जाती हैं तो वहाँ उसको लगता है कि नहीं, सब बराबर नहीं हैं।
गरीबों के लिए अलग से व्यवस्था है और गरीब हॉस्पिटल में उनके समान नहीं हो सकते हैं। यहाँ कहा भी जा रहा है कि कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उस लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब भारत में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला हुआ है, इस अधिकार के चलते सबको मत देने का अधिकार है और यहाँ पर सभी समान हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का अधिकार हकदार है। और कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है। यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है और कांता के पास भी एक वोट देने का अधिकार है और सबको लाइन में लगकर ही वोट देना है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है कि वोटिंग में तो हम समान थे, सब एक लाइन में खड़े होकर के वोट दिए थे, लेकिन फिर जब वास्तविक जिंदगी में देखते हैं तो यहाँ समानता नहीं है, कुछ असमानता नजर आती है। वह क्या बात है? कांता, जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी थी, किस बात को लेकर के उसे लगा कि यहाँ असमानता है? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है, उसके घर के पीछे एक नाला है, उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है। अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है और सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। यहाँ कांता सोचती है कि अपनी बेटी को लिए हुई है और सोच रही है कि बस जरा सी देर और बेटी, बस अपना नंबर आ जाएगा। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। यह असमानता की बात कांता के मन में आती है कि उसे क्यों लाइन में लगना पड़ रहा है। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण हैं? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। तो आप लोग सोचिएगा कि वो ऐसा क्यों सोच रही है, आखिर उसके साथ क्या क्या असमानता हुआ। और भी कई तरह की असमानताएं हैं। कांता उन बहुतों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। भारत में प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जातियों की जो व्यवस्था है भारत में, यह भी असमानता को प्रदर्शित करती है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में हो जाता है, और यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, क्योंकि शहर में कुछ ज़्यादा मिले जुले लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन पर देखिए, यहाँ वैवाहिक विज्ञापन दिया हुआ है, शादी के लिए विज्ञापन दिया हुआ है, इसको देखिए और इस कॉलम को देखने पर आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ विज्ञापन क्या दिया हुआ है। यहाँ विज्ञापन है कि एक कुर्मी क्षत्रिय लड़का के लिए लड़की खोजी जा रही है और दिया गया है कि यह 26 वर्ष का है, 5 फीट 4 इंच का, BSc माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ लड़का है, MSc बायोटेक किया है, B.Ed किया है। तो इसके लिए MSc बायोटेक B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता है और इसके लिए सजातीय वर चाहिए। अच्छा, ये लड़की है और इसके लिए सजातीय वर चाहिए। वहीं ब्राह्मण का लिखा हुआ है कि ये जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण है, ध्रुव कौशल गोत्र है, 30 वर्ष का, 5 फीट का है, गौर वर्ण गोरे रंग का है, MA 3 विषयों में है एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स कन्या हेतु वर चाहिए। सर्व ब्राह्मण माने, मतलब सभी तरह के ब्राह्मण ही मान्य होंगे, ब्राह्मण ही बताएंगे कि मैं शादी को इच्छुक हूँ। यहाँ तोमर राजपूत का है, ये 30 वर्ष का है, 5 फीट 9 इंच का, मैकेनिकल इंजीनियर, सुजलान पुणे का है।
ये सेवारत है मतलब कार्य कर रहा, नौकरी कर रहा है, उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए। और फिर है कि 23 वर्ष है, स्लिम गोरी लड़की है, बी कंप्यूटर साइंस में पढ़ी है, छत्तीसगढ़ी, अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग बर चाहिए। तो यहाँ आप देख लीजिए कि शहर में इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जातियों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। तो जाति प्रथा सिर्फ गाँव तक ही नहीं है, हमारे शहरों में भी समानता असमानता को ये प्रदर्शित करती हैं कि शादियों के लिए ये लोग फिर अपने जातियों में ही विज्ञापन देते हैं। अब कह रहा है कि ऊपर दिए गए वैवाहिक विज्ञापन में जाति की सूचना देने वाले अंशों पर गोला बनाइए। तो यहाँ देख लीजिए कौन कौन सी जाति है। तो यह अग्रवाल है, तो आप इसमें गोला बना दीजिए। यह तोमर राजपूत है, इसमें गोला बना दीजिए। इसी तरह जो भी जातियाँ हैं आप उसमें गोला बना सकते हैं। अब एक कहानी आती है स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में। यह हाँ, दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, आज भी हो रहा है। यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कहानी की चर्चा की गई है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 तक एक प्रसिद्ध लेखक थे, और इसमें वो कहानी लिखते हैं अपनी आत्मकथा जूठन। उन्होंने एक किताब लिखा है जूठन, यहाँ लिखा भी हुआ है, और इसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सारे बच्चों को पढ़ने के लिए आगे बैठाया जाता था, उनको पीछे बैठाया जाता था। सभी बच्चे क्लास में पढ़ते थे तो मास्टर उनसे स्कूल साफ करवाते थे, झाड़ू लगाने की का काम करवाते थे। और इसी तरह झाड़ू लगाते समय एक दिन उनके पिताजी ने देख लिया, तो उन्होंने मास्टर को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि हमारा बच्चा झाड़ू नहीं लगाएगा। तो इस तरह से उसके साथ स्कूल में असमानता का व्यवहार हो रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ उनकी किताब ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का प्रथम पृष्ठ आपको दिखाया जा रहा है। इसका मेन पेज जो है ये मुख्य पृष्ठ, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। और दूसरी कहानी यहाँ पर एक और है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में इस तरह की कहानियाँ घटती हैं। सामान्य बात है कि एक कहानी है अंसारी जी की। अंसारी जो कि जाति से धर्म से मुसलमान होते हैं, और ये शहर में किराए पर मकान लेना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें मकान नहीं देता है। इनकी जाति देखकर बहाना कर देता है कि वो मांस खाने वाले को मकान नहीं देंगे। तो मतलब किसी भी तरह से वो ये चाहते हैं कि मैं मुसलमानों को मकान नहीं दूंगा। अंत में उन्हें बहुत ढूंढने पर एक किराए का मकान मिलता है। तो इस तरह से हमारे समाज में बहुत हद तक जाति प्रथा जो है वो अंदर समाज के अंदर प्रवेश किया हुआ है, और यह असमानता को प्रदर्शित करता है। तो इसी असमानता को दूर करने के लिए हमें मानवीय गरिमा का मूल्य समझना होगा, मतलब कि मानवीयता समझना होगा, इंसानियत समझना होगा। कह रहा है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि इनका जन्म किस जाति, लिंग, धर्म में हुआ है, और किस उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या न्यून वर्ग के। जन्म के आधार पर उनके साथ समानता असमानता होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची, मतलब उनकी सोच को, उनके हृदय में चोट लगा था, और ओम प्रकाश उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंची थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया, और उन्हें यह महसूस कराया कि वह विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि इस बारे में कुछ अधिक नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस अपमान और व्यवहार पर क्रोध आया, और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुँची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार थे जो अन्य व्यक्ति को ही मिलती है। यहाँ चर्चा की गई है 1975 में रिलीज फिल्म दीवार की, और इस दीवार में एक बच्चा जूता पॉलिश करने बैठा है, और उसको फेंक कर
पैसा दिया जाता है पालिश करने के बाद, तो वो फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है और वह मानता है कि उसके काम की गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो ये उस बच्चे की मांग है। गरिमा को कैसे प्रदर्शित किया जाता है और अधिकार क्या होता है इसमें दिखाया गया है। तो इस तरह से हमने आपको असमानता, समानता और असमानता के बारे में बताया इस चैप्टर में। आगे है भारतीय लोकतंत्र में समानता, मतलब हमारे संविधान में समानता के बारे में क्या कहा गया है, इसको हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंतजार कीजिए हमारे दूसरे पार्ट का। दूसरे पार्ट में इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे और भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ समानता की बातें कही गई हैं और समानता के कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।